कि कोरोना से पहले एक लॉटरी का सिस्टम चलता था, तो उसे क्यों बंद कर दिया गया? नहीं, ये तो दरअसल ये सरकार का निर्णय होता है। और तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपके दोस्तों ने बोला हो कि हाँ घर पे शादी है तो एक बेटी का करवा दो या ये करवा दो? तो हाँ, ये करते हैं हम कि जो हमारे जो लाइसेंसी रहेंगे जी। उनको हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कंसेशन कर दो, तो वो जो उसका अपना मुनाफा रहता है तो उसमें वो थोड़ा कम कर देता है, कम करके दे देता है वैसे। पहाड़ों में एक और चीज आती है, कच्ची शराब। जी। तो उसको किस तरीके से उस पे निगरानी रखी जाती है? तो कई बार आपने देखा होगा कि जितने लोगों ने उसे कंज्यूम किया उतने लोग मर गए। हाँ। चूरा कांड। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पे लगातार आपने कई सारे कार्यक्रम देखे हैं, ऐसे कार्यक्रम जिनमें हमारे साथ लोक गायक, राजनीति और अन्य मुद्दों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद थे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। पत्रकारिता के बाद वो वकालत से जुड़े, वकालत से जुड़ने के बाद जो आबकारी इंस्पेक्टर बने और आज आबकारी ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं और बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में केपी सिंह यानी कुंवरपाल सिंह का। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपको भी, आपके दर्शकों को, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं आप, पत्रकारिता के बाद वकालत और वकालत के बाद इस फील्ड को चूज करना, तो कैसा रहा ये पूरा सफर? नहीं, ये एक ये था कि पहले उस क्षेत्र से निकल के कि जो एजुकेशन लगातार हम लेते रहे, उसके बाद लगा कि मैंने सब मैकेनिकल में डिप्लोमा भी किया था, तब सर्विस किया। जी। उसके बाद लगा कि नहीं कि जो हम एडवोकेट का जो प्रोफेशन है कि अच्छा प्रोफेशन है, तो इसलिए उसकी तैयारी किया था। काफ़ी गैप के बाद उसकी तैयारी किया, लेकिन उसमें सफल हुए। और उसके बाद फिर मैंने 7 साल 8 साल तक वकालत भी किया देहरादून में। जी। उसके बाद ये था कि एक सर्विस के लिए पहले सबसे पहले ट्राई किया था मैंने पीसीएसजे के लिए। जी। तो जिसमें मेरा उत्तराखंड में जो पहला बैच आया था, प्री मेंस हुआ था, इंटरव्यू में रह गया था। तब उसके बाद 2005 में फिर इस डिपार्टमेंट में आ गया था, ज्वाइन किया। जी। सर आप कह रहे हैं कि पहले ही सोच लिया था कि इतना आगे तक बढ़ना है, या फिर ये कह सकते हैं कि इतने पढ़ने के बाद सरकारी जॉब में जाना तो कहीं ना कहीं फिक्स था ही कि भाई इतना पढ़ लिया है तो करना है कुछ, लेकिन आबकारी विभाग ही क्यों, इस विभाग में ही क्यों? नहीं, जैसे बाकी और सारे विभाग हैं सरकार के, वैसे ही आबकारी विभाग भी है। आबकारी विभाग कुछ हमारे जो वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, कुछ हमारे पास जो राजस्व अर्जन के डिपार्टमेंट हैं। जी। तो जो मुख्य भूमिका सरकार में रहती है, तो राजस्व अर्जन के जो डिपार्टमेंट है उनकी रहती है, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी भी रहती है। तो एक जिन लोगों को जिम्मेदारियों से संघर्ष करने का शौक है, तो ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छा है। सर जिम्मेदारी से जुड़ी हुई की बात आई है तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करना चाहूंगी जो हमारी जनता के दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, जी। लेकिन वो कभी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाते। पहला सवाल ये कि कोरोना से पहले एक लॉटरी का सिस्टम चलता था, जी। तो उसे क्यों बंद कर दिया गया? नहीं, ये तो दरअसल ये सरकार का निर्णय होता है, और उसके लिए तो मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता कि सरकार की किसी पॉलिसी या उसके नीति में कहीं पे मैं उस पर सवाल खड़ा करूं या उसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं। जी। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको कि मैंने पहले ही बताया था कि एक्साइज डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू जनरेटर डिपार्टमेंट है। तो उसमें सरकार को ये देखना है कि मुझे ज़्यादा राजस्व कहाँ से अर्जित होगा। अगर मान लिया सपोज करो कि जैसे आपने कहा कि लॉटरी पे जाना है, तो एक बार हमारे यहाँ पे 17-18 में ई टेंडर भी किया गया था। तो उस ई टेंडर के परिणाम ये हुए कि ई टेंडर में उस टाइम तो लगा कि राजस्व ज़्यादा आ गया, लेकिन उसके बाद में इतनी आरसियाँ जारी हुई जो हमारे लाइसेंसी थे उनकी, तो वो सारा पैसा जो हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हमारे पास में आएगा, लेकिन वो एक तरह से लॉस हुआ, वो आरसीओ में पैसा फंसा। तो अभी जो सरकार ने अभी ये लास्ट ईयर में इसमें जो रिन्यूअल का रखा उन्होंने,
तो रिन्यूअल में जिस राजस्व दुकान हमारी चल रही थी, तो उसमें ही उन्होंने बोला कि इसमें 4% की वृद्धि की जाएगी राजस्व की, और जो लाइसेंसी उसके लिए तैयार होंगे उनको लाइसेंस अगले साल के लिए दे दिया जाएगा। और पॉलिसी में अच्छा ये रहा कि उसमें 3 साल का पॉलिसी रखा गया, तो उसमें कुछ लाइसेंसी ऐसे भी रहे होंगे कि जिन्हें उसमें नुकसान रहा होगा इस साल में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने देखा कि 3 साल का काम मिल रहा है लगातार, तब उन्होंने अंतिम समय में ये निर्णय ले लिया कि हम दुकान को लाइसेंस को रिन्यूअल कराएंगे। तो उससे सरकार का भी फायदा हुआ और उसमें जो हम आम उपभोक्ता है उनका भी फायदा हुआ कि जो आपने देखा होगा इस साल में जो हमारे शराब, बियर या जितने भी ब्रांड्स हैं उनके रेट्स में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, बहुत मामूली सी वृद्धि हुई। तो उपभोक्ता का भी फायदा हुआ, सरकार का भी फायदा हुआ, लाइसेंस हुआ एक अच्छी पॉलिसी लाने से। एक अच्छी पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहले जो है ठेके जो शराब की हुआ करते थे, अब यहाँ पर एक और चीज शुरू हुई है, इम्पोर्टेंट शॉप्स की या फिर जो ये ठेके चल रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल इसी के साथ एक और मैं पूछना चाहूंगी कि राजस्व की जब बात होती है तो जो लोकल ठेके होते हैं उनका फिक्स होता है कि इनसे राजस्व इतना आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट जो ठेके होते हैं या जो शॉप्स होते हैं उनके लिए कोई फिक्स नहीं होता है। तो इससे तो शायद जो लोकल ठेके हैं उनको तो नुकसान भी है ना, तो इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, इसमें जो राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा ये डिपार्टमेंटल स्टोर कल्चर सरकार लेके आई थी, उसका एक मेन मकसद ये था कि जो हमारा कुछ उपभोक्ता ऐसा है कि जो दुकान में जाना नहीं चाहता, शराब की दुकान में, तो उसको देखते हुए ये डिपार्टमेंटल स्टोर कल्चर लाए थे। डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ एक लाइसेंस फीस जाएगी पूरे साल की, उसकी नॉमिनल है, लेकिन उसके साथ में उसको दिया कि सिर्फ ओवरसीज ब्रांड ही वो उसमें रखेगा। तो अब बाकी जो हमारी लीकर शॉप्स हैं उनमें सभी ब्रांड रहेंगे, IMFL भी रहेगा, उसमें ओवरसीज भी रहेगा, सब रहेगा। दूसरा ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो माल उठाएंगे वो लीकर शॉप से ही लेंगे। अलग से उनका ऐसा नहीं है कि वो अलग से उनके परमिट अलग से गोडाउन से कटेंगे और सीधे ले जाएंगे, वो लीकर शॉप से ही है, कनेक्टेड उसी से है। तो उससे हमारे राजस्व पे एक्स्ट्रा तो मिल जाएगा हमें। बस खाली ये अंतर हुआ कि कुछ ऐसे हमारे कस्टमर थे जो लीकर शॉप पे जाना पसंद नहीं करते। एक डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल्स में जो हमारे कस्टमर, आम कस्टमर भी जो डिपार्टमेंटल स्टोर मॉल में जाने वाले हैं, वो वहाँ पे जाएंगे तो उसके साथ में जो यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं लीकर को, उसको अच्छे हाई ब्रांड को, तो वहाँ से ले लेंगे वो। सिर्फ उनकी सुविधा के लिए था वो। सुविधा की बात आई है सर, आप अब DO बन चुके हैं और दोस्ती तो आपकी भी होगी, काफी अच्छे अच्छे दोस्ती भी आपके होंगे। तो जैसे ये होता है ना कि जब घर का एक व्यक्ति या गांव का एक व्यक्ति फौज में भर्ती हो जाता है तो उसको कॉल करते हैं, हाँ जी कैंटीन से मेरे लिए ये लेके आना वो लेके आना। तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपके दोस्तों ने बोला कि हाँ घर पे शादी है तो एक पेटी का करवा दो या ये करवा दो? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है आप। जो जिस डिपार्टमेंट, मैं भी इस डिपार्टमेंट में हूँ जी। तो जो भी हमारे मित्र लोग हैं, परिवार वाले हैं जी। वो ये अपेक्षा तो करेंगे ही करेंगे कि भाई KP सिंह डिपार्टमेंट में है तो शायद हमें कुछ फायदा होगा। तो हाँ, ये करते हैं हम कि जो हमारे जो लाइसेंसी रहेंगे जी। उनको हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कंसेशन कर दो, तो वो जो उसका अपना मुनाफा रहता है तो उसमें वो थोड़ा कम कर देता है, कम करके दे देता है, बस यही होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में मैडम मैं बताऊँ आपको कि जितना ये हमारे लाइसेंसीज हैं जो FL2 से गोदाम से जो ये अपना शराब उठाते हैं, वो पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। ऑनलाइन में ये है कि पूरा का पूरा माल का वो एडवांस पे करेंगे, एडवांस एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, तब वो लेके आएंगे अपने यहाँ पे। तो अब उसमें हमारे हाथ में ये पावर तो रहेगी या नहीं कि हम मुफ्त में उसके मतलब 50 पेटी ले रहा है तो एक पेटी मुफ्त में दिलवा सके, ऐसा हम करवा नहीं पाते। तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो हम भाई यही कर सकते हैं बोल के कि लाइसेंसी अगर एग्री हो, लाइसेंसी हमारी बात मानना चाहे तो अपने मुनाफे में थोड़ा छोड़ देता है, बस ये अंतर आता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि शराब की जब बात आती है तो एक बात आती है ओवर रेटिंग की, तो ओवर रेटिंग को लेकर क्या कहना है आपका?
नहीं, ओवर रेटिंग पे जो ये शिकायतें आती हैं कई बार, अभी भी देहरादून के अंदर लास्ट संडे में ये कंप्लेंट आया था। तो उसमें ये रहता है कि जैसे लास्ट ईयर पॉलिसी में दिया गया हमारे कि हमारे जो FL2 और बॉन्ड्स जहाँ पे स्टॉक रखा 31 मार्च के रात को रखा हुआ था, पॉलिसी में ये था कि वो नई MRP का स्टिकर लगा के उसको इस साल में बेच पाएंगे। तो उसमें ये है कि जो दुकानों में माल गया वहां से, तो उसमें कई बार जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने उस जो रेट लिस्ट की उसको चिप्पी को उखाड़ा और उसने कहा इसके नीचे तो 160 रुपये लिखा हुआ है, आपने 180 लिखा हुआ है इस पे। लेकिन वो ऑथेंटिक थी और वो शिकायत हमारे शासन तक भी गई, तो हमने क्लैरिफाई भी किया। उसके बाद हमने सभी जो लीकर शॉप्स हैं उन पर रेट लिस्ट जो है इस साल की हमारी ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक रेट लिस्ट हमने सभी दुकानों पे लगाई। तो कई बार जो ओवर रेट के मामले में कन्फ्यूजन में भी होते हैं, और वास्तव में जो ओवर रेट रहता भी है उस पर कार्रवाई होगी। और लास्ट ईयर भी 72 लाख रुपए इस तरह से खाली जो ओवर रेट या अन्य अनियमितताएं जो पाएगी उनसे वसूल किया गया। सर, कार्यवाही की बात होती है और लगातार कार्यवाही यहाँ पे चलती भी है। कुछ समय पहले ही यहाँ पे जो छापेमारी की गई थी, कई सारे ऐसे ओवर रेटिंग मीटिंग ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि ओवर रेटिंग करने वाला जब पकड़ा जाता है या फिर सिस्टम या फिर कोई भी व्यक्ति जब ऐसा सामने आता है तो कुछ टाइम के लिए तो उसको नजरों से हटा दिया जाता है, या कहते हैं कि सिर्फ दिखाया नहीं जाता लोगों के सामने कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर के बाद अगर देखें तो वो व्यक्ति फिर से वहीं उसी जगह पे काम कर रहा होता है। तो इस चीजों को किन तरीके से देखते हैं आप? मैडम, मैं आपको, अपने दर्शकों को भी सबको समझाना चाहूँगा कि जो क्राइम अपराध जो कुछ भी है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसको कभी भी आप कितनी भी फोर्स लगा दें, कुछ करेंगे, कोई ये कहे कि वो पूरा बंद हो जाएगा, सब जगह पे पुलिस लगा देंगे, कहेंगे कि चोरी बंद हो जाएगी, वो असंभव है। उसमें ये है कि अगर मान लें जो भी चोरी करते पकड़ा जाएगा उसको सजा का जो प्रावधान होगा वो सजा दी जाएगी। सजा भी इसलिए रखी जाती है उसमें कि मान लें एक चोर पकड़ा गया तो उसको हमने सजा दे दी तो वो सुधर जाएगा। लेकिन अगली एक न्यू जनरेशन आएगी, उसे पता नहीं कि सजा में क्या इसका परिणाम क्या निकलेगा, वो फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी ये रहता था कि जैसे ओवर रेट रहता था कि पहले ओवर रेट में लास्ट ईयर तक कि पहला ओवर रेट पकड़ा गया तो 50,000 रुपये जुर्माना होगा, दूसरा ओवर रेट होगा तो 75,000 हो जाएगा, तीसरा होगा तो 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद जितने भी ओवर रेट के मामले पकड़े जाएंगे 1 लाख में वो कंपाउंड होगा। लेकिन जो आप कहना चाह रही थी, शायद यही बात एक जो आपने कही जनता की आवाज़, जो आपने ये क्वेश्चन किया मेरे से, इसको शायद सरकार ने समझा और इसी कारण से इस साल की जो हमारी जो पॉलिसी आई उस पॉलिसी में लिखा गया कि पहला जो ओवर रेट प्रमाणित हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, वो 1 लाख रुपए से कंपाउंड किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरा ओवर रेट किसी भी लाइसेंसी का पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। अब लाइसेंस निरस्त होने का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम जो है लाइसेंस फीस एडवांस ले लेते हैं। प्रथम प्रतिभूति यानी कि 1 महीने के अधिभार के इक्वल धनराशि हम जमा करा लेंगे, द्वितीय प्रतिभूति एडवांस जमा करा लेंगे उससे। तो यदि अगर किसी का एक लाइसेंस इस साल में अगर कैंसिल हो जाएगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब शायद ही कोई लाइसेंसी इतना बड़ा रिस्क ले पाएगा कि वो ओवर रेट कर ले। बिल्कुल सही बात। और लाइसेंस निरस्त होने वाली प्रक्रिया जो है या फिर उसके बाद ऐसा होता है ना कि ओवर रेटिंग में तो वो एक बारी का कमा सकता है, लेकिन अगर लाइसेंस से गया तो उसके बाद तो पूरा उसका नुकसान हो जाएगा। जितनी उसकी मतलब एडवांस डिपॉजिट जितनी भी वो सब लैप्स हो जाएगी, वो उसको वापस नहीं होंगी। और वो उसके लिए अगर मान लो सपोज करो कि लाइसेंस के लिए अपने उसको रिवोक कराने के लिए वो किसी कोर्ट में या अपील में कहीं पे भी जाएगा, तो जब तक उसका मामला चलेगा, हमारे यहाँ प्रोविजन है कि धारा 11(1) में कमिश्नर साहब मामले को सुनते हैं, तो मामला को जब तक सुना जाएगा, अंतिम निर्णय जब तक है तब तक तो उसका लिकर शॉप बंद ही रहेगा।
तो एक छोटी सी ओवर रेट के लिए कोई, मैं नहीं समझता अब कोई रिस्क लेगा। आपके कानून के हिसाब से तो नहीं कोई ऐसा रिस्क लेगा जी। कानून की जब बात आती है तो एक चीज और है, अवैध शराब का जो कारोबार है जी। ये अगर अवैध शराब की हम बात करें तो इसका कारोबार दिन रात लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है जी। और अगर हम अपने लोकल एरिया की ही बात करें तो यहाँ पर भी काफी बार, ये रायपुर का क्षेत्र हो गया, मालदेवता का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी कई बार अवैध शराब पकड़ी गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अवैध शराब को, ये जो कारोबार है इसको बंद करने के लिए क्या प्लान है? अवैध शराब को मैडम, जैसे जो सुनने में आता है अवैध शराब को, हमारा जो राज्य का राजस्व है, जिस जिले को मैं देखता हूँ देहरादून का, अगर देहरादून में किसी भारी राज्य से उस तरह से अवैध शराब आएगी तो नेचुरल है कि जो मेरा राजस्व होगा जिले का, वो राजस्व इफेक्ट कर जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को ऐसा नहीं कि हमें उसका पता लग जाता है कि जो हमारा लीकर शॉप का सेल होगा, अगर वो लीकर शॉप का सेल किसी एक दिन विशेष में कम हो जाता है सेल, वो हम उसका कारण ढूंढ लेंगे कि क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे नवरात्रे होंगे उसमें कम हो जाती है सेल, या जैसे हमारे श्राद्ध पक्ष चलते हैं तो उसमें भी सेल कम हो जाती है, तो उसका तो कारण है। अकारण यदि एक हफ्ते तक 2-4 दिन हमारी लीकर शॉप की सेल डाउन जाएगी तो हमें पता लग जाता है कि बाहर से कई अवैध शराब क्षेत्र में आ रही है। उसके खिलाफ फिर हम तहकीकात करके कार्रवाई करते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारा लास्ट ईयर भी गया तो उसमें 341 केस देहरादून में दर्ज किए गए, और ऐसी अवैध शराब जिसका आपने जिक्र किया तो 10,341 लीटर वो पकड़ी भी गई। सर, ये तो बात आई कि जो शॉप्स से शराब जा रही है या फिर उनकी बिक्री के हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है, जानकारी निकाली जाती है, खोजबीन की जाती है। पहाड़ों में एक और चीज आती है, कच्ची शराब। तो उसको किस तरीके से उस पे निगरानी रखी जाती है या फिर उससे जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनको कैसे पता किया जाता है? जो कच्ची शराब का जो एक तो जो एक दूसरे राज्यों से कह के जो अवैध शराब लाई जाती है, एक वो, और जो अभी आपने जिक्र किया कच्ची शराब का, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो अवैध शराब बाहर से लाएंगे वो अवैध रिफिलिंग होती है, कहीं पे अवैध बोटलिंग करते हैं वो लोग। तो उन बोटलिंग करने वालों के पास में, या कच्ची शराब जो बनाने वाले हैं हमारे, उनके पास में उस तरह का कोई मेजरमेंट, अल्कोहल मीटर, जांच के यंत्र कुछ नहीं होता उनके पास में। तो उनको ये भी नहीं पता लगता कि जो कच्ची बनाने वाले भी हैं कि उन्होंने उसकी कितनी स्ट्रेंथ आई जो उन्होंने तैयार किया। तो कई बार आपने देखा होगा कि जितने लोगों ने उसे कंज्यूम किया उतने लोग मर गए। हाँ। चूराकांड होता है। तो उसके तरफ हमारी बहुत सख्त कार्रवाइयाँ पहले से ही रहती है। और ये होता तब था कि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे रहते थे कि जैसे हमारा जो लीकर शॉप है, बहुत एक लंबे चौड़े एरिया में कोई लीकर शॉप है ही नहीं वहाँ पे। तो जहाँ पे हमारा लीकर शॉप नहीं है तो वहाँ पे जो अवैध नशे हैं उस तरह के पनपते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो जिस पहाड़ी क्षेत्र की अभी बात कर रहे हैं आप, उस पहाड़ी क्षेत्र में जो पहले कच्ची बनाने के जो क्षेत्र हुआ करते थे, आज की डेट में वो सिकुड़ गए वो। अब ज्यादा क्षेत्र नहीं है कहीं पे, क्योंकि वहाँ जो ऐसे क्षेत्र थे, हमारी ये प्राथमिकता रहती है वैसे कि जहाँ पे अवैध नशाखोरी जहाँ पे चल रही हो, हम वहाँ पे कोई ना कहीं एक लीकर शॉप प्रपोज कर देंगे। उस क्षेत्र में जब हमारा लीकर शॉप प्रपोज हो जाएगा, लीकर शॉप खुल जाएगा, तो नेचुरल है कि वो जो लाइसेंसी जिसने वो लीकर शॉप उठाया हमारा, अगर कहीं उसके क्षेत्र में कहीं अवैध नशाखोरी होगी तो उसकी सेल नहीं हो पाएगी। उसकी सेल नहीं हो पाएगी तो उसे भयंकर लॉस हो जाएगा उसमें। तो वो क्या करते हैं कि उसके आदमी वो खुद भी ये मतलब तहकीकात करना शुरू करते हैं कि कहीं बाहर क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध नशाखोरी तो नहीं हो रहा। जब वो पूर्णतः बंद हो जाता है तभी उसकी सेल उठती है। तो एक मेन कारण जो मैं समझता हूँ कि जो अवैध नशाखोरी का है, आमतौर पे जो लीकर शॉप्स जो बहुत बहुत दूरी पे है, और दूर दराज में कुछ क्षेत्र ऐसे हमारे जहाँ पे उनके यहाँ लीकर शॉप है ही नहीं है, अगर वो वहाँ से लेने भी जाएगा बहुत लंबी दूरी तय करके जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा उसका खर्च हो जाएगा, इसलिए वो कच्ची शराब इसके अवैध नशे की तरफ जाते हैं। तो इसको लेकर इन सब चीज़ों को बंद करने को लेकर क्या प्लान है? नहीं, बंद करने के लिए तो जो हमारी प्रवर्तन कार्रवाइयाँ हैं, तो
एक अभी नया कल्चर जो उत्तराखंड में जो शुरू हो रहा है, तो उसमें जो एक्साइज, राजस्व पुलिस और ये हमारा रेगुलर पुलिस, नागरिक पुलिस जो है, वो संयुक्त कार्रवाइयाँ करती हैं। और उसमें ये भी रहता है कि कई बार ये शिकायतें आती थी कि जो जंगल है, जंगल में लोग जाके वहाँ पे कच्ची शराब बना लेते थे और उसको फिर वहाँ से ले आते, जिनका पता नहीं लगता था। लेकिन अब ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट के लोग हैं वो भी अलर्ट है इसमें, तो ज्वाइंट कार्रवाइयाँ जो होती हैं, संयुक्त अभियान चलता है, उनमें हमें फॉरेस्ट के जो टीम है उनको भी शामिल करते हैं। तो अब संभावनाएं कम है। अब आपको ये भी लगता होगा कच्ची के क्षेत्र उत्तराखंड में बहुत कहीं बहुत कम सुनने को मिलता होगा आपको। सर एक सवाल मेरा, जो शुरुआत में जो हमने बात की थी इम्पोर्टेंट और लोकल लिकर शॉप की, उस समय से एक सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा और बातें की जाए, उसके बाद मैं उस सवाल को पूछूंगी। सवाल ये है कि जब यहाँ पर एक सिस्टम कर दिया गया है, ये रिन्यूअल वाला, लॉटरी को बंद कर दिया गया है, तो अब जो नए लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी इसमें अपना मतलब हम भी शुरुआत करें या हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो कैसे इस प्रोसेस को कर सकते हैं, कैसे वो अपने नाम पे लाइसेंस ले सकते हैं, या कैसे ये सब चीजों को कर सकते हैं? मैडम, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो नीतिगत प्रश्न है, वो नीतिगत प्रश्न तो उसके लिए, उसका जवाब देने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको कि अब की बार जो पॉलिसी हमारी सरकार की तरफ से आई, आपका कहना वाजिब था कि जो पुराने लोग हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे अगले 3 सालों के लिए। पॉलिसी भी 3 साल की है, लेकिन पॉलिसी में ये दिया गया कि एक आवेदक अपने साथ में 3 सह आवेदक भी रख सकता है, क्योंकि एक दुकान एक बहुत बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ती है उसमें। तो ये दिया गया उसमें कि वो 3 सह आवेदक रख लेगा। और इवन देन ये भी होगा कि अगर वो अपनी फर्म का जिक्र करते हैं तो उस फर्म में जितने लोग होंगे वो इसमें पार्टनर हो जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पे देहरादून में बहुत लीकर शॉप ऐसे हैं जिसमें एक लाइसेंसी हो गया और को लाइसेंसी 2-3 उसके साथ में है। तो यानी कि जो बाकी लोगों को जो रोजगार देना था तो वो भी मिल रहा है। और सरकार का ने फोकस अब की बार इसमें पॉलिसी में लास्ट ईयर भी किया था, ये अब की बार बड़े और सख्त उसमें किया कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको रोजगार, उनके रोजगार को ध्यान में रखते हुए अब की बार की पॉलिसी है। इवन देन जो हमारे यहाँ पे जो लीकर शॉप्स हैं जो कैंटीन भी चलाना चाहेंगी, एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया कि उत्तराखंड के जो हमारे उत्पादित झगोरा और दूसरी चीजें जो भी अगर उस कैंटीन में वो यूज करेंगे, खाने में परोसेंगे ग्राहकों को, तो उसके बाद में उसको लाइसेंस फीस माफ कर दी जाएगी उसकी। तो ये अगर उत्तराखंड में उत्पादित ये सब चीजें उसमें यूज की जाएंगी तो जो हमारे उत्पादन करने वाले किसान होंगे उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल जाएगा। और लीकर शॉप्स में उसका यूज होगा तो वहाँ पे भी किसी को रोजगार मिल जाएगा। पॉलिसी में साफ किया गया कि जो लाइसेंसी होगा उत्तराखंड का मूल निवासी हो। तो अदर स्टेट से तो कोई आदमी आएगा नहीं, तो उत्तराखंड के निवासी हैं। और हम ये भी समझते थे कि शुरुआती दौर में जो उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं ज़्यादातर कम पूंजी वाले थे, तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें वो उठा पाने में सक्षम नहीं होते थे। अब ये जो पॉलिसी में उन्होंने मतलब को लाइसेंसी जोड़ने का प्रावधान लाए, तो अब हमारे उत्तराखंड के लोग ही 3-4 लोग इकट्ठे होके भी एक दुकान को ले लेते हैं और चला लेते हैं। जी सर, पूरी बातचीत से हमारे दर्शकों को कई सारी बातें पता चली होंगी जो उनको नहीं पता होती, एक आबकारी के बारे में या फिर जो हमारी शराबें होती इनसे जुड़ी नीतियों के बारे में। और काफी सारी चर्चा हुई है सर हमारी। एक लास्ट सवाल के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे खत्म करूंगी। सवाल ये है कि अब तो डिजिटल हो गया है सारी चीजें, तो कई सारी नीतियां जो हैं डायरेक्टली लोगों तक पहुंच जाती हैं जी। लेकिन ये बात हो गई सिर्फ बड़े शहरों की। अगर हम मान लें देहरादून या और इससे जुड़े हुए जो बड़े शहर हैं, अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक ये नीतियां
डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आबकारी से जुड़ी जो नीतियां होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये ठीक है, ये अच्छा सवाल है आपका, ये प्रेरित करेगा मेरे को भी। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे जिन जिन जिलों में मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे ये रहता था कि जैसे आमतौर पे जैसे हमने कोई लीकर शॉप प्रपोज कर दिया, तो कुछ लोग उसका विरोध शुरू करते थे। कई बार उसमें राजनीतिक कारण रहते थे, और कई बार ये रहता था कि जैसे जिस क्षेत्र में हमारी कोई लीकर शॉप नहीं है, तो उस क्षेत्र में कुछ तो लोग काम कर रहे होंगे अवैध, जिसके बारे में आपने जिक्र किया अभी। कुछ कच्ची शराब बनाने वाले होंगे, कुछ अवैध शराब बेचने वाले होंगे, तो उनका जो काम बंद होता है, उनका धंधा ठप होता है, तो वो लोग उसका विरोध में जाते रहते हैं। तो उस ऐसे दौर में जहाँ कहीं हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ जो आम जनता है उसको भी बताते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं हमेशा ये काम करता हूँ कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं शराब के, उसके शराब के दुष्प्रभाव को भी बताना है, और उसका जो लीगलिटी जो उसकी है डिपार्टमेंट के थ्रू, वो भी उनको बताना पड़ेगा। जब हम एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में जब आम पब्लिक को ये बताते हैं कि जो शराब है जो सरकार के माध्यम से लिकर शॉप संचालित करके उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है, इसमें एक डिपार्टमेंट आप ये देखें कि जहां से हमारा बायो प्रोडक्ट जो होगा, जिससे तैयार की जा रही होगी शराब, वहां से लेके और दुकान तक ये पूरा एक्साइज के कंट्रोल में चलती है। यानी कि हर मौके पे जहाँ पे बायो प्रोडक्ट हमारा डिस्टिलरी में आएगा, उसकी भी जांच होगी। उसके बाद जब इसकी तैयार करके इसकी पैकिंग करने की बात से बॉटलिंग की बात आएगी, वहाँ पे भी इसकी जांच होगी। बॉटलिंग के बाद से जब वो हमारा बॉन्ड में जाएगा, तब फिर दोबारा से जांच होगी उसकी। यानी कि कंज्यूमर तक पहुँचते हर मौके पे उसकी जांच होगी। इवन देन ये होगा, जो हमारे ऑनलाइन जो परमिट आजकल चलते हैं, जो हमारा उस पर रोड मैप भी डाला जाता है, अगर वो उस रूट से भटक के दूसरे रूट पे भी चला गया, तब भी वो पूरी गाड़ी अवैध हो जाएगी उसकी। आप ये देखते होंगे कि अभी किसी जैसे आम जनता की समझ में नहीं आता कई बार ना। अभी जब भी हमें हमारा जो पर्सनल कैपेसिटी जो रखी है, व्यक्तिगत क्षमता उपभोग के लिए जो आदमी अपने पास रख लेता है, जैसे एक 9 लीटर की रख दिया, तो आमतौर पे आदमी कोई भी हमारा कंज्यूमर दुकान में जाएगा, वो कहेगा कि मुझे तो एक पेटी चाहिए, तो दुकान वाला लीगली उसको एक पेटी दे देगा। वो एक पेटी अपने घर में रख लेगा, एक पेटी अपने 12 बोतल यानी कि 9 लीटर वो अपने वाहन में ले जा सकता है, घर में रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसको। तो अब क्या होता है कि कई बार जो ये लगता है कि अगर वही आदमी जो एक पेटी लेके गया, वो उसको बेचने लग जाए किसी को, जब तक उसके पोजेशन में है, उसके वास्तविक उपभोग के लिए है, तब तक तो हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वही आदमी 10-20 रुपए के लालच में उसमें से किसी दूसरे को बोतल दे देगा, यानी कि जो उसने बेची, तो वो इलीगल हो गया, तो वहां पे हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और आम तौर पे कई बार ये भी देखने में आया, जो आपने जिक्र किया था कि पहाड़ों में जैसे गांव से लोग इकट्ठे आते हैं गाड़ी में, एक ही गाड़ी चलती है, और अपने जो उनका नज़दीक का जो नगर है वहाँ तक आए वो लोग, उसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो नेचुरली दूर से आए तो उन्हें पता था कि पोजेशन ऑफ लिमिट एक पेटी है, तो एक पेटी में ले जा सकता हूँ। तो कई लोग आएंगे, वो बेचारे एक एक पेटी अपनी लेके जाएंगे, दोबारा नहीं आना होगा। तो ये जो सरकार ने पोजेशन ऑफ लिमिट बढ़ाया था, जो पहले 3 लीटर हुआ करता था, ये भी उसी को देख के उत्तराखंड के जो दूर दराज के क्षेत्र है उसको देख के ही ये बढ़ाया गया था कि पोजेशन ऑफ लिमिट 3 लीटर से कुछ नहीं होता भैया। कोई आदमी तो 1 महीने में 2 महीने में दुकान में एक बार जाएगा, तो अपना 2 महीने का कोटा ले आएगा वो। तो वो चीज भी उनको दे दिया था। अच्छा, तो मतलब जिससे जो है कि किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो या फिर परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसमें ये भी है ना कि अगर मान लिया सपोज करो कि अगर ये पारदर्शी था और ये सुविधा कस्टमर को ना मिले, तो फिर अवैध रास्ता अपनाएगा ना। अब किसी के घर में अगर मान लिया एक छोटा सा कोई पार्टी है, कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन है छोटा सा,
अब वहाँ पे चाहिए उसे कि उसे लगता है कि यार मेरे 5-6 बोतल का खर्चा है, घर में इतने मेरे 20-25 मेहमान आएंगे, 5-6 बोतल लगेगी। मतलब दुकान से लाएगा, पहले हमारा वो 3 लीटर का पोजेशन अपने लिमिट था, तो वो 5 बोतल लाएगा तो उसे कोई भी रास्ते में पकड़ देगा, उसका चालान कर देगा। तो ये सरकार ने जो इस बारे में सोचा, वो उपभोक्ता के हित में ये अच्छा कदम था। और सर एक और सवाल मेरे दिमाग में आपकी जी। बात से आ गया। वैसे ये बहुत छोटा मामूली सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना इसकी जानकारी नहीं होती है। अभी जब मार्च फाइनल चल रहा था, और मार्च का महीना ऐसा होता है कि चेकिंग और बहुत सारी चीजें ज्यादा होती है। जी। तो अब जो गांव के लोग होते हैं, मैं खुद गांव से हूँ, और मेरे ही चाची लोग सब लोग बैठ के बात कर रहे थे कि भाई पूरे साल भर में तो चेकिंग नहीं होती, दारू नहीं पकड़ी जाती, तो मार्च के महीने में क्यों? तो सटीक जवाब मैं भी उनको नहीं दे पाई कि मार्च के ही महीने में क्यों। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मार्च के जो ये पुरानी उसका खत्म होता है, नया वो शुरू होता है, तो उस सारा वो रेट वेट की वजह से शायद ये सब किया जाता हो, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे नहीं, दीजिए। ये दरअसल सवाल आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है, और ये आम जनता का ही सवाल है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपने मुझे किया था अभी थोड़ी देर पहले कि नवीनीकरण ही क्यों दुकानों का, लॉटरी क्यों नहीं? जब लॉटरी होती थी तो हमारा जो लाइसेंस होता था 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए होता था, 31 मार्च तक उसका लाइसेंस पूरा हो गया। यानी कि उस आदमी को पता होता था कि 1 अप्रैल से दुकान मेरे पास नहीं है, लॉटरी में किस्मत है मेरे पास दुकान आएगी कि नहीं आएगी। तो उसका जो माल बचा हुआ होता था, क्योंकि 31 तारीख के बाद रात 11 बजे के बाद जब तक उसका लाइसेंस है, उसके बाद तो वो माल सरकार उठा देगी, हमारे कब्जे में आ जाएगा, हम अपने घर ले जाएंगे, स्टोर में जमा करेंगे, FL2 में वापस लाएंगे, दूसरे जो लाइसेंसी होगी उसको ट्रांसफर करेंगे, और दूसरे लाइसेंसी पे भी वो जाएगा, उसका MGD एक्साइज ड्यूटी से दोबारा से फिर भरनी पड़ेगी उस पर। तो आमतौर पे जो हमारा लाइसेंसी होता था वो सोचता था कि आपने देखा भी होगा पहले कि दुकानों पे जनवरी के बाद से बैनर टंग जाया करते थे कि शराब के दामों में भारी छूट, और वो 30%, 20%, 60% पे माल बेचते थे, उठा के ले जाते थे। अब क्या होता था कि जब वहां से लोग मतलब बहुत आए मात्रा में, मतलब उठा के ले जाते थे, तो जो पोजेशन ऑफ लिमिट होता था उसका वायलेशन हो जाता था। मतलब एक पेटी ले जाने की जगह वो एक पेटी सुबह ले गया, एक पेटी शाम को, अगले दिन ले गया, घर में इकट्ठी कर दी उसने। उसकी फिर कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती थी किसी और को। अब पोजेशन लिमिट उसके घर में एक पेटी होनी चाहिए, उसने 6-7 पेटी इकट्ठी कर दी, तो नेचुरली अवैध होगी फिर। तो वो आपका जो सवाल था, घरों में बहुत छापेमारी पड़ती थी, ये कारण था उसका। अभी क्या हुआ कि जैसे पॉलिसी में आया, पॉलिसी में कहा कि जो आपका 31 मार्च के का जो स्टॉक है, अगर आपका दुकान, आपका लाइसेंस आपका नवीनीकरण हो जाता है, तो इस माल को जो 31 मार्च तक जो आप शेष स्टॉक है आपके पास में, इस माल को आप नई MRP पे बेच सकते हो। तो उसको वो नई MRP पे बेच रहे हैं, तो उसे सस्ता करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए आपने कहीं देखा, कहीं पे अब ये नहीं हुआ। ये बारीक बारीक चीजें जो थी, जो क्वेश्चन आज अच्छे प्रश्न आपने मेरे सामने खड़े किए, लेकिन ये ऐसे पर्सन थे जिसमें सरकार भी बहुत बारीकी से नजर रखे हुए थी। अब ये देखिए कि अब हमारा सत्र चेंज हुआ, 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ, तो उसमें कहीं पे भी शराब की अवैध भंडारण, अवैध ट्रांसपोर्ट, ये सब नहीं आया कहीं पे। तो उस पर भी अंकुश लगा। नेचुरल है कि अगर उस टाइम कोई सस्ते दामों पे उठा के गाड़ियां भर के कहीं ले जाते होंगे, तो इधर उधर बेचते भी होंगे वो, उसकी शिकायतें आती थी। अब आप देख रहे होंगे, आपको कहीं से नहीं मिला होगा कि वहाँ पे इतना बड़ा गोदाम मिल गया, 1000 पेटी मिल गई, या कहीं से 500 पेटी मिल गई, 100 पेटी मिल गई, नहीं सुनने में आया होगा। बिल्कुल। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन है, कई बार सरकारें भी जो होती हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को देख के ही अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है। तो इसमें भी ये परिवर्तन जो लगातार होता जा रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो इसमें भी आप देखिए कि रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, उपभोक्ता को सुविधा मिलती जा रही है। और जहाँ तक ये था कि जैसे जो नई लिकर शॉप, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पहले अवैध शराब का
मैं देहरादून में यहाँ पे इन्फोर्समेंट असिस्टेंट कमिश्नर इन्फोर्समेंट देहरादून रहा हूँ मैं 2015 तक। तो कितने ऐसे इलाके थे जैसे ये प्रेम नगर के शुक्लापुर हो गया, मान सिंह सुंदरी बस्ती, ये पूरे क्षेत्र से जहाँ पे पूरा कच्ची का हब हुआ करता था। आप अब देखिए, आपको हिसाब सूचना नहीं मिलेगी आपको। तो यानी कि जो सरकार की जो पॉलिसी चलती है तो वो भी काम करती है। दूसरा ये था, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, अगर आपका 1 मिनट लूंगा मैं आपको। पहले दुकानें क्या होती थी कि वो जैसे 10 बजे बंद होने का टाइम था उनका। तो सरकार ने भी ये देखा कि मान लिया जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, 10 बजे तो आमतौर पे वो फ्री होते हैं अपने यहाँ से, तो कहाँ से लेंगे। तो उनके साथ में फ्री होता था ओवर रेट जो आप कहते थे, ऐसे टाइम में फिर वो, क्योंकि वो गलत समय हो गया था, तो वहाँ से जो दुकान से लोग खरीद लेते थे वो उनको प्रोवाइड करते थे, तो उसमें वो ज़्यादा पैसे ले करते थे उसको। तो यही सोच के सरकार ने ये किया कि दुकान खुलने का समय जो होगा वो 11 बजे तक कर दो। तो इसलिए जब ऐसी ऐसी जो कमियां सरकार के नज़र में आती है तो नेचुरली कि कुछ जो नई पॉलिसी आएगी उस पर वो अमेंडमेंट कर लेते हैं उसके आधार पर। सर मैं फिर से आपका समय लूंगी और एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। ओवर रेट की बात आई और ऐसे क्षेत्रों में जैसे भी आपने बताया कि जब 10 बजे शॉप बंद हो जाती है तो 11 बजे भी जिसने ऑलरेडी खरीदी होगी वो उसको दुगने दाम में ही बेचेगा। सर मैं अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए जाती रहती हूँ, ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस बने हुए हैं हमारे, तो वहाँ पर मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं। और ये नॉर्मली मतलब कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे क्या होता है कि अगर शराब का बहुत दूर हो गया शॉप, तो वहाँ के जो लोकल वेंडर्स होते हैं जिनके कैंप्स हैं या फिर होटल्स हैं, तो वो ऑलरेडी अपने पास में रखे हुए हैं शराब, और वो फिर जो कस्टमर हैं उनको वो दुगने तिगुने दाम में बेच रहे हैं। जो ये अभी बात आई तो उसी से मेरे को ये याद आया। तो क्या ऐसी जगहों पर कार्रवाई नहीं की जाती या की जाती तो फिर ऐसे लोग अभी तक बच कैसे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम कि जो ये कार्रवाई अभी मैंने जो आपको बताया था ना, जो हमारा पोजेशन ऑफ लिमिट है जी। यानी कि जो मेरा लीकर शॉप का जो लाइसेंसी है उसे पता है कि पोजेशन ऑफ लिमिट 9 लीटर, यानी कि एक पेटी होगी 12 बोतल उसका। अब वो लेके जा रहा है आदमी, वो उसका क्या यूज कर रहा है उस लाइसेंसी को तो पता नहीं। तो हमारा जो इन्फोर्समेंट का काम है, वो इन्फोर्समेंट का काम क्षेत्र में जो हमारे मुखबरी तंत्र है उसको वहाँ पे लगाते हैं। आमतौर पे ये रहता है कि जैसे हमें पता लग जाएगा कोई इस तरह का कोई हमारा टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे कोई आदमी इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो मैंने पहले ही बताया आपको पोजेशन ऑफ लिमिट, यानी कि उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए है। वो रख सकता है कोई भी, उसे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए लाई गई शराब को बेचने की कोशिश करेगा, जो अभी आपने बताया कि टूरिस्ट प्लेस पे लोग इस तरह से जाके बेचते हैं, तो वो जो बेचने का जो भी हमारे पास में सूचना आएगी तो उसमें तो पुलिस विभाग भी कार्रवाई कर देगा, एक्साइज भी कार्रवाई कर देगा। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाइयाँ नहीं होती, कार्रवाई तो होती है उसमें। लेकिन क्या है कि जैसे जो हमारे टूरिस्ट प्लेस में जो हमारे वहाँ पे व्यापारी लोग हैं, उनको तो पता है कानून का, नियम कानून का, तो वो ऐसा काम करने की कभी जहमत नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मतलब होटल के मालिक, रिजॉर्ट के मालिक हैं वहाँ पे जो दुकान चला रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर हमने रख लिया तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी, या हमारा जो होटल है वो बदनाम हो जाएगा। तो आम तौर पे क्या करते हैं कि जैसे टूरिस्ट लोग ही जो रहते हैं, अभी कोई आदमी लेके गया, वो उसने ठीक है वो 5 बोतल लेके चला गया, उसने वहां पे जाके कहीं पे पिया हुआ, या किसी ने उसके साथ में पी लिया, या उसने अपने पास रखी एक बोतल किसी दूसरे को दे दी, तो उनका चिन्हीकरण थोड़ा सा टफ हो जाता है। आमतौर पे जो भी घूमने जाते हैं तो नेचुरली कि घूमने में कोई एक आदमी ऐसा भी होगा जो अपने साथ में, चलो कि ठीक है मैं घूमने जा रहे तो हम 5 लोग हैं कि हम 5 बोतल ले जाते हैं, तो उसके लिए तो रोकेगा नहीं कोई। लेकिन जब वहां पे जाके उसने किसी को दे दी वहां पे, तो उसको चिन्हित करना बड़ा टफ हो जाएगा। तो हमारा जो मुखबरी तंत्र है वो आमतौर पे इसमें लगा रहता है
कि जो अवैध ठिकाने उस तरह के हैं, जो अवैध शराब बेचने के मतलब हमारे टूरिस्ट प्लेस को गंदा करने का ऐसा कोई काम कर रहे होंगे, बदनाम करने का कार्य कर रहे होंगे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। दूसरा ये रहता है कि कई बार टूरिस्ट प्लेस में लोग, ये सवाल इसके भी फ़ोन हमारे पास कई बार लोग करते हैं कि लोग गाड़ियों में बैठ के शराब पी रहे हैं या कहीं खुले में बैठ के शराब पी रहे ये वीडियोस काफी वायरल हाँ, होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आते हैं वीडियो। तो इसमें भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसे लोग भी जो मतलब हमारे आम जनता के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो कई बार उसके फ़ोन हमें करते हैं कि जी वहाँ पे फला जगह पे लोग गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे थे या कहीं खुले में बैठ के, जंगल में बैठ के शराब पी रहे थे। तो हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर वो सिविल पुलिस का मामला है, उसमें एक्साइज का मामला नहीं बनता। हम लोग जैसे को खुले में शराब पी रहे थे, पुलिस पकड़ेगी, सिविल पुलिस पकड़ेगी तो उनका पुलिस एक्ट में कैसे में चालान करेंगे। अब एक्साइज के पास तो एक्साइज एक्ट ही है ना अपना, और अगर मान लें हम किसी को पकड़ेंगे भी, मैंने बताया आपको कि अगर कोई इलीगल कोई सेलिंग भी कर रहा होगा तो हम वो धारा 60 के साथ में फिर रेस्टोरेंट एक्ट की भी धारा लगाएंगे 10, तब जाके हम उसे केस बना पाएंगे। या जो हमारी पोजेशन ऑफ लिमिट है उसके कब्जे में उससे ज़्यादा रखी जाएगी, उस पर काम कर लेंगे। लेकिन जो ये इधर उधर शराब बेच मतलब पीने का या उत्पात मचाने का, ज़्यादातर मामले ऐसे भी आते हैं कि हमारे टूरिस्ट प्लेस में लोग पी के इधर उधर झगड़ा करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो सिविल पुलिस का मामला होता है, एक्साइज के अंडर में नहीं आता। ये भी काफी बड़ा कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बारे में लोग हमें फोन करते हैं, तो हम भी अपने स्तर से क्या होता है कि जो अपने जो हमारा स्टाफ रहता है, इंस्पेक्टर रहते हैं, उनके माध्यम से भी हम जो हमारा कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होंगे या पुलिस चौकी होगी या बीट के कोई होंगे पुलिस के, उनको सूचित करते हैं। तो फिर कई बार ज्वाइंट कर देते हैं। ये भी करते हैं कि जैसे अभी टूरिस्ट प्लेस रहेंगे तो वहाँ पे एक ज्वाइंट एक्शन टीम बना लेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे, कुछ सूचनाएं हमारे पास होगी, हम अपनी सूचनाएं उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो उसमें क्या है कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर जब काम करते हैं तो नेचुरली उस पर थोड़ा सा लगाम लग जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जनता को भी जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल 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 कौन सा क्या सही है। और कई बार ऐसा होता है कि वाकई में जब हम लोग भी स्कूल जाते थे तो मेरा एरिया गांव का पड़ता है और हम वहां से इधर मालदेवता की तरफ आते थे, तो हम रास्ते में काफी सारे लोग जो पिकनिक वाले आते हैं, घूमने आते हैं, तो वो शराब पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे उसमें भी कंफ्यूजन रहता था क्योंकि हम सब ने तो वो एक ही सोचा हुआ है ना कि अच्छा दारू पी रहा है तो इसके लिए दारू वाले को कॉल करना है, कोई झगड़ा करे तो इसको कॉल करना है, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। तो इसको अगर समझना है तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इसमें जागरूक होना एक इसमें मेन ये भी है, इसमें आम जनता के लिए मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। आमतौर पे लोग कभी क्या करते हैं कि कोई क्षेत्र में आदमी होगा कि वो उसे बोलेगा कि सस्ती शराब दे देगी मैं तेरे को, ये ले ले। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा अल्कोहल सिस्टम है ये दो टाइप का रहता है। एक हमारा इथाइल अल्कोहल हुआ, एक हमारा मिथाइल अल्कोहल हुआ। प्रोसेस सेम ही है इस तैयार करने का। जो इथाइल अल्कोहल होगा वो हमारा पोर्टेबल होगा, पीने योग्य, जैसे शराब बियर जो उसमें यूज किया जाएगा। और एक मिथाइल है वो इसी प्रोसेस में बना वो जहर हो जाता है। तो कभी आपने देखा होगा कि जितने लोगों ने मतलब ड्रिंक किया उतने लोग मर जाते हैं। तो मैं सभी आपके दर्शकों से बताना चाहूँगा कि शराब अगर इसका सेवन आप करेंगे तो एक बहुत सीमित मात्रा में करें, शौक के लिए करें, और करें भी तो कोई जो सरकार द्वारा जो लाइसेंसीज हमारे लिकर शॉप्स हैं उन्हीं से लें। किसी एक ऐसे आदमी से आप शराब ना लें। कोई कच्ची शराब या कोई बोतल बंद भी अगर आपको दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि उसने कुछ मिक्स ना किया हो। अगर उसने आपसे दुश्मनी निकालते कुछ में मिला दिया होगा, आप तो नशे के चक्कर में रहेंगे, उसमें आपकी जान चली जाएगी। इसलिए जब भी आपको कंज्यूम करना है तो जो ऑथेंटिक हमारे लिकर शॉप्स हैं आप उनसे ही लेके उसका सेवन करें। बिल्कुल, और दर्शकों को ये बात हम भी कहना चाहेंगे कि
थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डालें। जी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं करना चाहूंगी कि आपने इतने समय निकाल कर कई सारी जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, वो जानकारियां जो सवाल उठते सबके मन में हैं पर जो बाहर नहीं आ पाते, और अगर बाहर आते भी है तो जवाब उन तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज आपने आबकारी विभाग से जुड़ी और शराब से जुड़े कई जो सवाल आपके मन में थे उनके बारे में आपने जरूर जानकारी जानी होगी। ऐसी और जानकारियों को लेकर और कार्यक्रम को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।